मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित आइए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत। तो जो मुख्यतः प्रश्न आता है वह आता है रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत क्या है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि मूल्य क्या है। रिचर्ड्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही मूल्य को ठीक से समझना होगा। रिचर्ड्स ने आवेग या संवेग के दो प्रकार बताए हैं। पहला इष्णा या अनुकूल आकांक्षा जिसे एपेटेंसी कहा गया है, और दूसरा प्रतिकूल आकांक्षा जिसे एवर्सन्स कहा गया है। ठीक है, पहली जो आकांक्षा है वो अनुकूल है और दूसरी जो है वो प्रतिकूल है। और जो अनुकूल है उसे एपेटेंसी कहा गया है, जो प्रतिकूल है उसे एवर्सन्स कहा गया है। कोई भी वस्तु मूल्यवान हो सकती है जो कि इष्णा की संतुष्टि करती है, जो इच्छाओं की संतुष्टि करती है, वह कोई भी वस्तु मूल्यवान हो सकती है। किंतु शर्त यह है कि वह अपने समान अथवा उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी इष्णा को चरित न करे। लेकिन उसके साथ वह रिचर्ड्स यह भी बताते हैं कि वह मूल्यवान तो हो सकती है, लेकिन उसके साथ यह शर्त भी है कि वह किसी और वस्तु को छरित न करे। प्रत्येक मनुष्य अपनी आधिकारिक इष्णाओं की संतुष्टि चाहता है। किसी भी इष्णा की संतुष्टि के समय यह देखना होता है कि कहीं उसके समान या उससे अधिक महत्वपूर्ण इष्णा बाधित कुंठित तो नहीं हो रही है। मूल्य का सिद्धांत यह है कि किसी अन्य इष्णा को कुंठित किए बिना ही किसी इष्णा को संतुष्ट होना चाहिए, तभी वह मूल्यवान होती है। यहाँ पर मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए आइए रिचर्ड्स जी का यह मत है कि कोई इष्णा तभी संतुष्ट होती है जब वह अपनी इष्णा को संतुष्ट करे, किंतु उस इष्णा से किसी अन्य को और कोई हानि ना पहुंचाए। किसी अन्य मूल्यवान या उससे समान कोई भी वस्तु हो उसे हानि ना पहुंचाते हुए अपनी अलग इष्णा को संतुष्ट करे, वही वस्तु मूल्यवान होती है। अब प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि कौन सी इष्णा को महत्वपूर्ण माना जाए, बाधित होने वाली इष्णा को अथवा बाधा पहुंचाने वाली इष्णा को। यह एक बड़ा प्रश्न है। तो रिचर्ड्स की दृष्टि में इष्णा अधिक बलवान है। रिचर्ड्स की दृष्टि में इष्णा अधिक बलवान है, वही महत्वपूर्ण है। समाज सापेक्ष इष्णाएं महत्वपूर्ण होती हैं। रिचर्ड्स के अनुसार अपराध ही इष्णा का मूल्यवान है। अपराध की इष्णा भी मूल्यवान है। रिचर्ड्स के अनुसार रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि अपराध की इष्णा भी मूल्यवान है और उसकी संतुष्टि के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु वह समाज सापेक्ष नहीं है। प्रकारांतर से व्यक्तिगत इष्णाएं जब समाज सापेक्ष होती हैं तभी मूल्यवान होती हैं। कभी कभी वैयक्तिक इष्णा और सामाजिक इष्णा में परस्पर संघर्ष की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर एक व्यक्तिगत इष्णा, एक व्यक्तिगत लालसा और एक सामाजिक लालसा, सामाजिक चाह में आपस में परस्पर कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलती है। वास्तव में वह दो विरोधी नैतिकताओं का संघर्ष है। प्रत्येक स्थिति में वैयक्तिक नैतिकता को समाज की नैतिकता संकुचित होती है। वैयक्तिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता से हीन नहीं प्रमाणित किया जा सकता, और सामान्य तौर पे देखें तो जो वैयक्तिक नैतिकता है उसे सामाजिक नैतिकता से छोटा नहीं आंका जा सकता, छोटा नहीं बताया जा सकता। प्रायः अविकसित एवं रूढ़िग्रस्त समाज की नैतिकता संकुचित होती है। क्या कहते हैं, अक्सर हम पाते हैं कि जो अविकसित एवं रूढ़िग्रस्त समाज होता है उसकी जो नैतिकता होती है वह संकुचित होती है। ठीक है, इस प्रकार की हास्योन्मुखी सामाजिक नैतिकता को रिचर्ड्स अधिक महत्व नहीं देते हैं। इस प्रकार की जो हंसोन्मुखी सामाजिक नैतिकता है उसे रिचर्ड्स अधिक महत्व नहीं देते हैं। ऐसी नैतिकता कभी मूल्य सिद्धांत की निर्णायक नहीं बन सकती, और कहते हैं कि जो ऐसी नैतिकता है यह कभी मूल्य सिद्धांत की निर्णायक बन ही नहीं सकती। उसके विचार से हमें देखना चाहिए कि मनोव्यवस्था में से किसके द्वारा अधिकतम आवेगों की संतुष्टि होती है। और जो रिचर्ड्स कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि मूल्यवान वस्तु क्या है तो उसके हिसाब से हमें यह सर्वप्रथम यह ज्ञात होना चाहिए कि हम यह देखें कि किसकी मनोवस्था के कारण हमारे वेगों को अधिकतम संतुष्टि हुई है, जिससे हमारे आवेग जल्दी से संतुष्ट हुए हैं। और अधिकांश जिस वस्तु ने हमारे मनोवेगों को संतुलित किया है, उसे संतुष्ट किया है, वही अत्यधिक मूल्यवान वस्तु होगी। रिचर्ड्स काव्य को विशिष्ट अर्थ देने से उपयोगी सिद्ध करने का प्रयोग करता है। रिचर्ड्स काव्य को विशिष्ट अर्थ देने से उसे उपयोगी सिद्ध करने से का प्रयास करता है। उसने विज्ञान को आधार मानकर
काव्य सत्य और वैज्ञानिक सत्य को अलग अलग किया। उसने विज्ञान को आधार मानकर काव्य सत्य और वैज्ञानिक सत्य को अलग अलग किया। विज्ञान के युग को आधार मानकर काव्य सत्य और वैज्ञानिक सत्य को अलग अलग किया। विज्ञान के युग में बुद्धिवादी रीति से समस्त मानवीय प्रयत्नों के बीच उसका स्थान निर्धारित करना आवश्यक था। इसलिए रिचर्ड्स ने मनोवैज्ञानिक आधार ग्रहण किया। आगे पढ़ते हैं, रिचर्ड्स के संप्रेषण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। आइए इनका पढ़ते हैं। संप्रेषण सिद्धांत उसमें क्या है? तो मुख्यतः यदि उसके इससे पहले प्रश्न की बात करें हम कि मूल्य सिद्धांत का मूल्यवान सिद्धांत क्या है, तो अर्थात वह वस्तु जो हमारे मनोवेगों को अधिक संतुलित करती है वही मूल्यवान वस्तु होती है। इसे साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो कवि में अधिकांश जो कवि को एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य करती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे भाषागत शैली हो, चाहे कथानक हो, कुछ भी हो, वही जो एक कवि को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य करती है वही उस कवि के लिए मूल्यवान वस्तु का काम करती है। यह साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कवि की अनुभूतियों की आगे पढ़ते हैं। संप्रेषण सिद्धांत के संबंध में आइए रिचर्ड्स का क्या मत है उस पर चर्चा करते हैं। कवि की अनुभूतियों को संश्लिष्ट करना संघटना का ही नाम काव्य है। काव्य के संदर्भ में क्या कहते हैं कवि कि कवि की अनुभूतियों की संश्लिष्ट संघटना का नाम ही काव्य है। काव्य में कवि एवं प्रभाता के व्यक्तित्व मिलकर एकाकार होते हैं। कवि की सफलता इसमें है कि वह काव्य के माध्यम से अपनी अनुभूतियों का सही संप्रेषण कर सके, और पाठक की सफलता इसमें है कि कवि की अनुभूतियों को पूरा ग्रहण कर सके। अर्थात कहते हैं कि जब कोई कवि अपनी काव्य रचना करता है तो उस काव्य रचना का महत्व तभी है जब कवि अपनी समस्त अनुभूतियों को मनोवेगों को ठीक प्रकार से संप्रेषित कर सके, दूसरे के सामने रख सके या पाठक के सामने रख सके। और तब पाठक तभी सफल होता है और तभी कवि सफल होता है जब पाठक उसे पढ़े और पूरी तरीके से तल्लीनता से उसे समझ सके, उसे ग्रहण कर सके। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत कवि और पाठक के मध्यम संपन्न होने वाली इस प्रक्रिया का विवेचन करता है, और यह जो इनका संप्रेषण सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संबंधित होता है पाठक और कवि के बीच में या लेखक के बीच में। संप्रेषण कैसे घटित होता है? तो संप्रेषण अचेतन मन का व्यापार है। संप्रेषण अचेतन मन का व्यापार है। यह चेतन मन का व्यापार है या इसमें अचेतन और चेतन मन समन्वय रहता है। रिचर्ड्स इसे अचेतन मन का व्यापार मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह चेतन मन का है, कुछ लोग कहते हैं अचेतन मन का है। लेकिन जो अगर मुख्यतः आइए रिचर्ड्स के बारे में बात करें तो इनका मानना है कि जो संप्रेषण है वह अचेतन मन का व्यापार है। रचना प्रक्रिया में कलाकार की दृष्टि प्रभाता, पाठक या दर्शक पर नहीं रहती। रचना प्रक्रिया में कलाकार की दृष्टि प्रभाता, पाठक या दर्शक पर नहीं रहती। वह अपने संवेगों की अभिव्यक्ति तथा आत्मतुष्टि के लिए रचना करता है। यहाँ पर एक कवि या लेखक के संदर्भ में लिखते हुए कवि कहते हैं, लेखक रिचर्ड्स कहते हैं कि जब एक कवि रचना करता है तो उसके मनन शक्ति में यह नहीं होता कि वह कौन पाठक इसे पढ़ेगा, कौन श्रोता इसे सुनेगा। जबकि वह अपनी रचना करता है तो उसमें सीधी तरीके से यह देखता है कि वह उसके मनोवेग क्या लिख रहे हैं, उसके मनोवेग क्या कह रहे हैं और क्या लिखने से उसकी आत्मतुष्टि पूर्ण होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए एक कवि काव्य की रचना करता है। आशय यह है कि काव्य रचना प्रक्रिया में निगमन कवि के समक्ष संप्रेषण के प्रति सजगता नहीं रहती। उस समय वह केवल रचना कर्म करता है। और सीधी तरीके से अगर बात देखी जाए तो यह कहते हैं कवि कि जब वह कोई कवि रचना कर रहा होता है तो यह नहीं देखता कि हमारा जो मैं लिखूंगा उसका संप्रेषण मेरे पाठक या श्रोता के सामने कैसा होगा, जबकि वह इन समस्त बातों को भूलकर केवल अपने रचना कर्म पर ध्यान दिया करता है। यदि संप्रेषण कवि के अचेतन मन की प्रक्रिया है तब उसकी अनुभूतियों से पाठक की अनुभूतियों का मेल कैसे होगा, यह एक बड़ा प्रश्न रहा है, क्योंकि कवि एक बड़ी सीमा तक व्यक्तिगत सनकों को भी अभिव्यक्त करता है और फिर पाठक उसकी व्यक्तिगत सनकों को तादाद में कैसे स्थापित करेगा। रिचर्ड्स ने इसके दो कारण बताए हैं कि कवि की साधारणता और दूसरा कला को सही रूप देने की प्रवृत्ति। सामान्य व्यक्ति का संतोष अन्य सभी व्यक्तियों का संतोष बन जाता है। कलाकार का आत्मतोष तथा संप्रेषण दोनों एक साथ घटित होते हैं। कवि की अनुभूति पाठक की अनुभूति बन जाती है। कलाकार में अपनी कृति को उत्तम से उत्तम रूप देने की प्रवृत्ति होती है। क्या कहते हैं कलाकार के संदर्भ में कि जो कलाकार होता है वह अपनी कृति को उत्तम से उत्तम रूप देने के लिए
तल्लीन रहता है और उसमें उत्तम से उत्तम रूप देने की प्रवृत्ति भी होती है, विद्यमान होती है। इसके कारण उनमें संप्रेषण की क्षमता स्वयं आ जाती है और इसी कारण उसमें जो संप्रेषण की क्षमता है वो अपने आ जाती है। संप्रेषण अर्थात अपने भावों को ठीक प्रकार से लेखन शैली द्वारा व्यक्त करना। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो कवि है उनमें काव्य रचना की प्रवृत्ति पहले से विद्यमान होती है और इसी कारण उनमें संप्रेषण की प्रकृति भी अपने आप आ जाती है। कवि की अनुभूतियाँ पाठक तक कैसे संप्रेषित होती है, एक बड़ा प्रश्न है। तो एक का मन दूसरे मन के साथ एकाकार कैसे होता है? रिचर्ड्स ने इन समस्याओं को मनोविज्ञान के आधार पर सुलझाया है। उसकी दृष्टि से 3 मान्यताएं होती हैं जिन पर लोगों का विश्वास है और यह 3 जो उसने मत दिए हैं, 3 मान्यताएं दी हैं, वो क्या क्या है? पहली बात तो अनुभूतियों का हस्तांतरण अनायास होता है। क्या कहता है कि जो अनुभूतियां हैं उसका स्थानांतरण अनायास होता है। और दूसरा कहता है शक्ति या सत्ता के रूप में मना स्थिति एक होती है जो कभी एक, कभी दूसरे और कभी सबको अपनी व्याप्ति का केंद्र बना लेती है। मन की एक व्यापक सत्ता है जिसके आधार पर सभी के मन अनेकों अंशों में समान होते हैं। एक की अनुभूति दूसरे में इसी आधार पर संप्रेषित होती है। रिचर्ड्स के ये सभी सिद्धांत अस्वीकार हैं। वह एक व्यक्ति की सत्ता दूसरे से पृथक मानता है। एक व्यक्ति का मन भी दूसरे से भिन्न होता है। अलग अलग व्यक्तियों की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। संप्रेषण वस्तुतः वहाँ घटित होता है जहाँ कुछ विशेष परिस्थितियां भिन्न व्यक्तियों के अनुभूति समान होती है। संप्रेषण के संदर्भ में रिचर्ड्स कहता है कि संप्रेषण वहाँ घटित होता है जहाँ परिस्थितियों में भिन्न व्यक्तियों की अनुभूति समान होती है, वहीं पर संप्रेषण घटित होता है। संप्रेषण के लिए रिचर्ड्स कलाकार ने 2 योग्यताओं का होना आवश्यक माना है। रिचर्ड्स कहते हैं कि कवि के पास संप्रेषण के लिए 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं होनी चाहिए। पहली साधारणता और दूसरी अतीत की अनुभवों की पुनरुत्पादित करने की क्षमता। साधारणता को कला निर्विशेषीकृत अनुभूतियां प्रेषित करता है। अतीत के गहरे ज्ञान और अनुभव के द्वारा वह कल्पना का उपयोग करके उनका पुनः उत्पादन कर सकता है। सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि कलाकार को प्रभाता के आवेगों की प्रकृति और प्रतिक्रियाएं समान हो। जहाँ जहाँ असमानता होती है वहाँ कल्पना का सहारा लिया जाता है। कल्पना तत्व का संबंध कला विशिष्टता, निर्वैविकता और निसंगता से है। आगे प्रश्न है कि रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत की विस्तृत विवेचना। आइए फिर से इस पर चर्चा करते हैं कि रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत में आगे क्या दिया गया है। रिचर्ड्स ने आलोचना को 2 मुख्य आधार में बांटा है। पहली मूल्य का लेखा और दूसरा संप्रेषण का लेखा। तो साहित्य के संदर्भ में मूल्य पर विचार करने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि मूल्य मूलतः राजनीतिक अर्थव्यवस्था का शब्द है। अर्थव्यवस्था से यह शब्द दर्शन शास्त्र में प्रविष्ट हुआ, दर्शन से मनोविज्ञान रूप से परिभाषित साहित्य में पहुंचा। मूल्य को सामान्य रूप से परिभाषित किया गया है कि मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म है जिसमें उसका परिसंसन अथवा रुचि निहित हो। मूल्य के संदर्भ में अगर शाब्दिक अर्थ देखें, परिभाषित शब्द देखें तो यह बताया जाता है कि मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म होता है जिसमें उसका परिसंसन अथवा जिसमें उसकी रुचि निहित होती है। अर्थात कोई वस्तु यदि हमें रुचिकर प्रतीत होती है या पसंद आती है तो वह हमारे लिए मूल्यवान है। सीधे शब्दों में यह कहा गया है कि जो भी वस्तु हमें प्रिय होती है या हमें पसंद आती है वह हमारे लिए मूल्यवान होती है। ऐसी रुचि या पसंदगी का संबंध प्रथमा अनुभूति से होता है और अंततः इच्छा तथा प्रवृत्ति से। अर्थात किसी वस्तु की इच्छा हुई, फिर उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति हुई, प्राप्त करने पर रुचिकर या प्रीतिकर प्रतीत हुई तो वह हमारे लिए मूल्यवान बन गई। तात्पर्य के मूल्य और अनुभूति पर्याय हैं। मूल्य और मूल की अनुभूति में कोई भेद नहीं है। यही मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है और इस आधार पर जिस मूल्य सिद्धांत का विकास हुआ है उसे मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत कहते हैं। मूल्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, सौंदर्यात्मक आदि। मूल्य के विचार का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि मूल्य मीमांसा नामक एक स्वतंत्र शास्त्र विकसित हो गया है। रिचर्ड्स का मूल ज्ञान उसके द्वारा परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान से संपर्क है। अतः मूल सिद्धांत को समझाने के लिए मानसिकता की प्रक्रिया पर विचार करना अति आवश्यक है। उनके मूल्य सिद्धांत
पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान शब्द किसी एक सुनिश्चित विषय का बोधक नहीं रह गया है। मनोविज्ञान की दर्जनों शाखाएं हो गई हैं जो परस्पर भिन्न ही नहीं परस्पर विरोधी भी हैं। अतः केवल मनोविज्ञान कहने से बात साफ नहीं होती। रिचर्ड ने अपने सिद्धांत निरूपण में जिस मनोविज्ञान का उपयोग किया है तब वह मनोविज्ञान की दो सर्वथा भिन्न शाखाओं का मिश्रण है। वे शाखाएं व्यवहारवादी मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण। उन्होंने इन दोनों में से कुछ ग्रहण किया है और कुछ इसके लिए मिले-जुले रूप से अपने मनोविज्ञान का ढांचा गढ़ा है जिस पर उसकी आलोचना पद्धति आश्रित है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इन दोनों की मान्यताओं तथा परिणामों का गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रायोगिक और सैद्धांतिक अनुसंधानों के आलोक में संशोधन आवश्यक हो सकता है। काव्यानुभूति की व्याख्या के क्रम में रिचर्ड्स पहले मानव मन की क्रिया एवं प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। काव्यानुभूति की व्याख्या के क्रम में पहले रिचर्ड्स मानव मन की क्रिया एवं प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार मन आवेगों का तंत्र है। ऐसा रिचर्ड्स कहते हैं कि मन आवेगों का तंत्र है। आवेग को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि हमने आवेग उस प्रक्रिया को कहा है जिसमें कोई मानसिक घटना घटित होती है। उस प्रक्रिया का आरंभ होता है किसी उद्दीपन से और अवसान होता है किसी कार्य में। अर्थात आवेग मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी उद्दीपन से उत्पन्न होकर किसी कार्य में परिणत हो जाती है। तात्पर्य कि आवेग की जो उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम उद्दीपन आवश्यक है, उद्दीपन से मानसिक प्रतिक्रिया होती है और वह मानसिक प्रतिक्रिया मात्र न रहकर कार्य रूप में परिणत हो जाती है। उद्दीपन, मानसिक प्रतिक्रिया, कार्य। चूंकि उद्दीपनों का क्रम कभी अवरुद्ध नहीं होता, इसलिए आवेगों की उत्पत्ति भी कभी अवरुद्ध नहीं होती। ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जिस किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है वह उद्दीपन बनकर हमारे मन में आवेग की सृष्टि करता है। अतः चेतन अवस्था में भी आवेगों की उत्पत्ति का क्रम लगातार चलता रहता है। रिचर्ड्स आवेगों के दो भाग करते हैं। इच्छा और द्वेष। इच्छा प्रतिमूलक आवेग है और द्वेष निवृत्ति मूलक। इसलिए मनुष्य इच्छा की संतुष्टि के लिए जितना प्रयत्नशील रहता है उतना ही द्वेष की निवृत्ति के लिए, क्योंकि एक ही अनुभूति अनुकूल होती है और दूसरे की प्रतिकूल। रिचर्ड्स के मूल्य का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से है। आवेगों की परिणति कार्य में हुआ करती है, किंतु आवेगों की अनेकता और भिन्नता के कारण कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण आसान नहीं होता। एक आवेग अपनी ओर खींचता है तो दूसरा अपनी ओर। मान लीजिए कि आँखें किसी रूप माधुरी का पान करने में लीन हैं, तब तक कान कहीं से आती हुई आर्त ध्वनि को सुनकर उधर उन्मुख हो पड़ते हैं। अब इन दो उद्दीपनों से उत्पन्न दो भिन्न आवेगों का संघर्ष स्वाभाविक है। दुविधा में है कि रूप माधुरी का पान करते रहें अथवा आर्त ध्वनि की दिशा का संधान करें। मन ऐसे संघर्षों से शायद ही मुक्त होता हो, क्योंकि आवेगों की लहरें लगातार मन में उठती रहती हैं। यह संघर्ष अर्थात आवेगों की आपसी खींचातान, क्योंकि आवेगों की लहरें लगातार उठती रही हैं। यह संघर्ष अर्थात आवेगों की आपसी खींचतान तब तक जारी रहती है जब तक किसी कार्य विशेष के पक्ष में निर्णय नहीं हो जाता, किंतु एक निर्णय नहीं हुआ कि दूसरा उपस्थित है। प्रत्येक नई अनुभूति एक नए आवेग को जन्म देती है। इसलिए आवेगों का संघर्ष या हलचल या खींचतान जो भी कहिए शांत नहीं हो सकती। इसलिए आवेगों का संघर्ष या हलचल या खींचातान जो भी कहिए, क्योंकि उसके शांत न होने से मन को न चैन मिलता है और न कहीं आराम। शांत होना ही है, क्योंकि उसके मन की सबसे कामयाब स्थिति वह है जिसमें
संघर्षरत सभी आवेग संतुष्ट हैं। न आराम न सुख। सुख की सबसे काम व्यथी स्थिति वह है जिसमें संघर्षरत सभी आवेग संतुष्ट होकर अधिकतम आवेग संतुष्ट हों और न्यूनतम आवेग कुंठित हों। कुछ आवेग तो आपसे आप शांत हो जाते हैं, कुछ प्रबलता विरोधी आवेगों में दबा लिए जाते हैं और कुछ सप्रास शांत किए जा सकते हैं। जहाँ इन तीनों में कोई विकल्प संभव नहीं होता, वहाँ आवेग जीवन कष्ट के कारण बनते हैं। मानसिक विक्षेप उसी का अन्यतम परिणाम है। कभी कभी उद्दीपन के प्रति आवेगों की अनुप्रक्रिया इतनी सुगंधित और तीव्र होती है कि क्षणिक अनुभूतियों में योगों की अनुभूतियाँ सिमटती सी प्रतीत होने लगती हैं। देहात में गाए जाने वाले निर्गुण की एक पंक्ति अनुभूति की इस दुर्बलता और सार्थकता को बड़े सटीक ढंग से व्यक्त करती है। मूरख के संग रातम छल संगम एक घड़ी। आगे रखते हैं कि कभी कभी उत्दीपन के प्रति आवेगों की अनुक्रिया इतनी सुसंगठित और तीव्र होती है कि क्षणिक अनुभूतियों में युगों की अनुभूतियाँ सिमटती सी प्रतीत होने लगती हैं। देहात में गाया जाने वाले निर्गुण की एक पंक्ति अनुभूति की दुर्लभता और सार्थकता को बड़े बड़े सटीक ढंग से व्यक्त करती है। मूरख के संग रातम छैल संग एक घड़ी। रसिक के साथ रात भर में जो आनंद नहीं मिलता, वह रसिक छैल के साथ एक घड़ी में मिल जाता है। काव्य इस दुर्लभ और सार्थक क्षण की उपलब्धि का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि कलाओं का उद्भव असाधारण व्यक्तियों के जीवन के ऐसे क्षणों से होता है जब अपनी अनुभूतियों पर उनका अधिकतम नियंत्रण तथा अधिकार होता है। उनकी विभिन्न क्रियाओं में सर्वोत्तम सामंजस्य रहता है। स्वार्थों की स्वाभाविक संकीर्णता और अव्यस्तता विमूर्ता का स्थान जटिल रूप में निष्पन्न शांति ले जाती है। कवि की ऐसी सुगठित व्यवस्था समन्वित संतुलित मना स्थिति से उद्भुत कला भावक की मना स्थिति को उसी रंग में रंग देती है और आवेगों के संघर्ष की विरति से भावक को परम शांति और विश्रांति की अनुभूति होती है। रिचर्ड्स के मूल्य की तीन परिभाषाएं मिलती हैं। तीनों परिभाषाएं क्रमशः एक जैसी ही हैं, बस शब्दों में हेरफेर है। पहली जैसी दूसरी एवं तीसरी परिभाषा क्रमशः इस प्रकार है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। सीधी तरीके से शाब्दिक अर्थ में अगर पूरा सार निकालना चाहें हम इस इनके मूल्य सिद्धांत का, तो कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है वो मूल्यवान है। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि का क्षमता ही मूल्य है। आगे तीसरी अवधारणा में क्या कहते हैं, कोई ऐसी भी वस्तु मूल्यवान है जो सामान्य आर्थिक महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुठित किए तीसरी इच्छा को संतुष्ट करती है। तीसरी परिभाषा में दो बातों पर बल है। एक तो किसी इच्छा का संतुष्टि और दूसरी यह कि जिस इच्छा की संतुष्टि हो रही है उसके समान उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई इच्छा कुंठित ना हो, अर्थात दब न जाए। चूंकि सारा जीवन इच्छाओं की संतुष्टि की ही प्रयास है, इसलिए सबसे मूल्यवान वस्तु वह है जिससे अधिकतम इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि हो। इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि जो वस्तुएं इच्छा पूर्ति में साधक नहीं है वे मूल्यहीन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस दृष्टि से अच्छी और बुरी इच्छाओं में कोई भेद नहीं रह जाता। देवालय और मदिरालय जाने का महत्व समान है, और देवालय के बदले यदि मदिरालय जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो मदिरा पाने की इच्छा संतुष्ट हो जाती है, तो वह मूल्यवान है। इसलिए रिचर्ड्स की दृष्टि में नैतिकता सिर्फ दुनियादारी और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की समन्वयता व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। आवेगों की अर्थात इच्छाओं की संतुष्टि को मूल्य का एकमात्र आधार मान लेने पर नैतिकता या आचार की ओर गति और क्या हो ही सकती है। रिचर्ड्स आगाह करते हैं कि जिस संगठन और व्यवस्थापन की बात मैं बार बार दोहराता रहता हूँ वह मूलतः सचेत योजना का काम नहीं है। हम नियमतः मानसिक अराजकता की स्थिति से अधिक संगठन की स्थिति में कैसे जाते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मानसिक क्रियाएं प्रतिक्रियाओं पर प्रक्रियाओं के संबंध में हम बिल्कुल अंधकार में हैं। मन का सारा व्यापार अचेतन के तिमराछन्न गहर में आपसे आप चलता रहता है। उसी गहर में काव्य की सृष्टि भी होती है और काव्य की अनुभूति भी। काव्य की अनुभूति के क्षणों में कुछ ऐसी मादकता छा जाती है कि आवेग अपना युद्ध बंद कर शांत बैठ जाते हैं।
और जैसे काव्य का सम्मोहन समाप्त सा हो जाता है, वैसे ही उठकर वे फिर ताल ठोकने लगते हैं। आवेगों की विश्रांति में ही काव्य की मूल्यवत्ता है। इसी मूल्य की स्थापना के लिए रिचर्ड्स पाठक से मनोवैज्ञानिक का सहारा पार करवाते हैं और अब तक की सारी आलोचनात्मक उपलब्धियों को बकवास बताते हैं। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को अगर विवेचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वह अनेक विसंगतियों से युक्त है। पहली बात तो यह है कि रिचर्ड्स अपने आलोचना सिद्धांत को जिस मनोविज्ञान से जोड़ते हैं वह सच्चे अर्थ में विज्ञान है ही नहीं। चूँकि अभी मनोविज्ञान विकासशील अवस्था में है और सिद्धांत निरंतर अपने अंदर परिमार्जन की सुधार की मांग करता है, इसलिए इन स्थिर मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किसी स्थिर आलोचनात्मक की स्थापना उचित नहीं है। एक ओर तो रिचर्ड्स बड़ी दृढ़ता से आवेगों की शांति तथा विश्रांति की बात करते हैं और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि मानसिक अराजकता की स्थिति से संगठन की स्थिति में हम कैसे जाते हैं, इसकी हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। यदि मानसिक व्यापारों की जानकारी है ही नहीं तो आवेगों की शांति की जानकारी कैसे हो सकती है। अचेतन में अगम्य गहर के व्यापारों का अनुमान तो संभव है, पर निश्चयात्मक ज्ञान जिनका दावा रिचर्ड्स करते हैं संभव है। आवेगों की संतुष्टि, फलता, शांति का प्रश्न उठाकर रिचर्ड्स काव्य की मानसिक चिकित्सा का साधन प्रतिपादित कर बैठते हैं, जो काव्यलोचन की समस्त परंपरा की ही प्रत्याख्यान नहीं करता, बल्कि काव्य के स्वीकृत उद्देश्य का भी प्रत्याख्यान कर डालता है। जैसे रेने बेलेक ने कहा है कि यह समझना कठिन है कि मन की कल्पित शांति स्थिति साहित्य के पाठक के लिए कहाँ तक उपयोगी है। ऐसा प्रत्येक सिद्धांत जो पाठक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कहाँ तक उपयोगी है। ऐसा प्रत्येक सिद्धांत जो पाठक के मन में पड़ने वाले प्रभाव पर आश्रित है, मूल्यों के पूर्ण अराजकता तथा अंततः निष्फल संदेहवा का अनिवार्य कारण बनेगा। रिचर्ड ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला है कि अच्छे काव्य को पसंद और बुरे काव्य को नापसंद करने का महत्व इस बात से निश्चय ही कम है। तो आगे चर्चा इन पर छोटे छोटे बिंदुओं पर जो प्रमुख रूप से शॉर्ट में कर लेते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं पर मुख्य चर्चा। जैसे फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, संप्रेषण का अर्थ क्या निकाला है रिचर्ड्स ने। तो संप्रेषण के संबंध में रिचर्ड क्या कहते हैं कि रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण काव्य का अर्थ न तो अनुभूति की यथावत अंतरण है और न व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तदाम है, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनोवेगों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। ऐसा रिचर्ड्स का मानना है। संप्रेषण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो उठता है और दूसरे मन की अनुभूति पहले अनुभूति के समान होती है। साथ ही उस अनुभूति से पहले अंशतः प्रेरित भी दोनों अनुभूतियाँ थोड़ी या अधिक समान हो सकती हैं और दूसरी अनुभूति पहली पर आश्रित हो सकती है। संप्रेषण की प्रक्रिया के संबंध में रिचर्ड्स के उपयुक्त मंतव्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वो कहते हैं कि संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक मन की अनुभूति में दूसरा मन प्रभावित हो, अर्थात उससे भी वैसी ही अनुभूति उत्पन्न होने की भूमिका बन जाए। दोनों अनुभूति में समानता, अर्थात जिस अनुभूति के प्रभाव स्वरूप दूसरी अनुभूति उत्पन्न हो वो दोनों समान हो। और तीसरी बात क्या कहते हैं कि दूसरी उत्पन्न अनुभूति अर्थात पहली, जिसे उत्पादक कह सकते हैं, अनुभूति से प्रेरित हो, अर्थात दूसरी अनुभूति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न न होकर पहली अनुभूति से उत्पन्न हो। और रिचर्ड्स के अनुसार कविता के लिए लय और छंद का क्या महत्व है, ये इस पर चर्चा करते हैं। तो रिचर्ड्स कविता में लय को अनिवार्य तत्व मानते हैं, पर उनके अनुसार लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है, उसमें गंभीर भावनाएं और शब्दों के अर्थ भी नियोजित रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लय की स्थिति केवल अपने धरातल पर ही नहीं रहती, बल्कि उसका विकास मन और भाषा की गहराई में भी होता है। लय का आधार है प्रत्याशा। संगीत अथवा कविता में ध्वनि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि निरंतर हम पहले से ही भावी संभावनाओं का बोध मन में बनाए रखते हैं। छंद में लय अधिक नियमित होकर प्रकट होती है। उसके लिए बंधे हुए नियम प्राचीन काल से चले आए हैं और लोग उन्हीं को मानदंड मानकर कविता का मूल्यांकन करते हैं, पर यह तांत्रिक प्रयोग उचित नहीं है। छंद में भी भाव, अर्थ आदि उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि ध्वनि। आगे जिस पार्ट पे हमें चर्चा करनी है वह आगे के लिए हमारा मुख्य विषय होगा शास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद एवं अभिव्यंजनावाद। रिचर्ड्स
रिसर्च के पार्ट में आज तक के लिए बस